everyone. Today we are covering another poem, which is The Solitary Reaper by one of the greatest English poets of all the time, William Wordsworth. And as I always tell you guys that in order to understand एक poem का मतलब क्या है, उसका meaning क्या है, poet उसमें किस तरह से बात करें, तो हमें सिर्फ title को break down करके समझना होता है. तो इस टाइटल में भी 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, only 3 simple words. If we can break them down, we can actually find out कि ये poem किस बारे में. So let's do that. का मतलब alone. एंड रीपर वुड बी हु. रीपर वुड बी दिस पर्सन जो कि आपको नज़र आ रही है सामने. कटिंग, रीपिंग का मतलब होता है कट करना. किस चीज़ को कट करना? क्रॉप्स को कट करना, राइट. सो हु इज़ अ रीपर? अ रीपर वी कैन से अ पर्सन हु इज़ वर्किंग एट एट अ विलेज, अपने किसी खेत वगैरह में जहाँ पे वो कटिंग कर रहे हैं क्रॉप्स की, क्रॉप्स को लगा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. रीपर का मतलब ये रीपर जो है, ये काम करने वाला जो शख्स है, ये बिल्कुल ऑल अलोन है. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ मशहूर किस हवाले से हैं? कैन समबडी टेल मी? पोएट ऑफ नेचर, यस, रोमांटिक एरा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनकी हर पोइट हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम. और यहाँ भी अब सॉलिटरी रीपर, इवन दो इट्स अ पर्सन जिसके बारे में लिख रहे हैं, बट इवन इन दिस पोएम इन्होंने नेचर को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया. यू नो, हर चीज़ में नेचर की कहीं ना कहीं में प्रोमिनेंस नज़र आ रही है. So let's see what is it and what has he done in this poem. So let's take a look at the poem's introduction. और यहाँ सबसे पहली लाइन में लिखा है The Solitary Reaper is a lyric poem. ये lyric poem कौन सी होती है भाई? Song like, exactly, बिल्कुल ठीक. और इन्होंने लिखी है English Romantic and Nature in Wordsworth. This is one of the best known work. It was in its first in 1807 और उसके बाद कुछ छोटी बहुत मॉडिफिकेशंस के बाद 1907 में पब्लिश हुई. अब आपके पास MCQs में दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, राइट. तो आपने उस हिसाब से अपने MCQ को चूज़ करना होगा. The poem was inspired by him and his sisters Dorothy's stay at the village of Strathire in Scotland. They went to Scotland और स्कॉटलैंड के एक गांव स्ट्रेथहायर में ये लोग जाके रुके थे, ठीक है. एंड दिस इज़ इन सितंबर 1803. उस ज़माने में इन्होंने इंग्लैंड से वहाँ विज़िट किया था वेकेशंस के दौरान. जब ये पोइट अपनी इन वेकेशंस के दौरान एक दिन ऐसे चलते फिरते अचानक से ही कम्स अक्रॉस द सीन जहाँ पे एक यंग मेडन, यानी कि एक यंग सी लड़की जो है वो बिल्कुल ऑल अलोन खड़ी हुई है अपने खेत में. एंड शी इज़ कटिंग बट शी इज़ सिंगिंग. और वो गाना कुछ इस तरह का गाना गा रही है कि इट्स कम्प्लीटली पोइट को समझ नहीं आ रहा, बिकॉज इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज. अब पोइट का ताल्लुक इंग्लैंड से है. इंग्लैंड की लैंग्वेज कौन सी होती है, किसी को पता है? व्हाट्स द नेशनल लैंग्वेज और व्हाट्स द लैंग्वेज पीपल स्पीक इन इंग्लैंड? इट्स इंग्लिश ऑब्वियसली. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड की कौन सी लैंग्वेज है? स्कॉटलैंड की लैंग्वेज को बोलते हैं हम गेलिक, ठीक है, GAELIC. दिस इज़ देयर लैंग्वेज, ठीक है. अब ये जो फार्मर है, ये जो रीपर थी जो गाना गा रही थी, इवन दो द सॉन्ग वॉज टू ब्यूटिफुल, इट वॉज मेलोडियस, इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंगली ब्यूटिफुल, लेकिन इट वॉज इन अ डिफरेंट लैंग्वेज. तो पोइट को समझ कुछ नहीं आ रहा था. टोन एंड द सॉन्ग एंड द म्यूज़िक वॉज सो मेस्मराइजिंग कि ये वहाँ से उठ नहीं पाया, ठीक है. और उस पूरे सीन को जहाँ पे वो एक वैली में काम कर रही है, वैली के आसपास यकीनन पहाड़ होंगे, खेत होगा, नेचर इज़ एवरीवेयर. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जस्ट कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ, बीइंग देयर. और वहाँ पे रह कर उन्होंने उन्हीं इमोशंस में पूरी की पूरी पोम लिखी है. एंड इट्स ऑल अबाउट हिज एक्सपीरियंस देयर, ठीक है. हमारे पास है पोइट का इंट्रोडक्शन. आई थिंक विलियम वर्ड्सवर्थ सबसे आसान पोइट है. He is one of the most important English poet and the founder of romantic movement. यानी कि romantic movement start करने वालों में he was one of the founding members. A style of writing. अब romantic movement का मतलब क्या है? romantic style है क्या? It's a style that focuses on emotion and imagination. जो विलियम वर्ड्सवर्थ की हर पोइट्री में नज़र आ रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में आपने लूसी ग्रे पढ़ी हो, उससे पहले आप लोगों ने डैफोडिल्स पढ़ी थी इनकी, राइट. हिज स्टाइल वॉज कि आप अपने रीडर को इतना ज़्यादा नेचर के अंदर इमर्स कर दें कि वो इमेजिनेशन पे मजबूर हो जाए. इमेजरी बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है. और रोमांटिक मूवमेंट पे यही है कि आप इंसान के इमोशंस को जगाएं उसके अंदर, एंड देन दे फील के पोइट क्या फील कर रहे हैं. वर्ड्सवर्थ बिकेम नोन एज ए लेकलैंड पोइट. इनको लेकलैंड पोइट भी कहते हैं. उसकी वजह क्या है? क्योंकि लेकलैंड वॉज द प्लेस वेयर ही लिव्ड, और लेकलैंड बहुत खूबसूरत है, फिल्ड विद नेचर. और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में लोग कहते हैं दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न शायद कि क्यों इन्होंने नेचर को इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट थीम दिया, ठीक है.
इसके अलावा ऑब्वियसली ही वॉज द नेचर्स पोइट एज वेल. ही बिकेम वाइडली सक्सेसफुल एंड वॉज नेम्ड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड इन 1843. पोइट लॉरिएट क्या चीज़ होती है? इसका मतलब होता है एक ऐसा पोइट जिसको ऑफिशियली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ताकि वो अपने अंडर पूरा लिटरेचर और इस तरह की सारी चीज़ों को देखे. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का एरा कौन सा है, किसी को याद है? फ्रॉम विच एरा डज ही बिलोंग? It's not mentioned here, but can you people guess? रोमांटिक एज, रोमांटिक एरा, कुछ भी आप कह सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. और एक और इनकी बहुत मशहूर बुक दैट कैन कम इन एमसीक्यूज इज लिरिकल बैलेंस, जिसके बारे में आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था. थोड़ा सा याद है कुछ? इट्स अ पोम जिनमें इट्स अ बुक जिनमें इनकी बहुत सारी पोम्स पब्लिश हुई हैं. ठीक है, चलें भाई. सो आई थिंक वी आर डन विद दिस. लेट्स मूव अहेड फॉर द फर्स्ट स्टैंजा. आपके पास लिखा है बिहोल्ड हर. बिहोल्ड का मतलब क्या होता है? पोइट सबसे पहले कह रहे हैं सारे अपने रीडर्स और लिसनर्स से, बिहोल्ड हर. हर का मतलब है ये रीपर जो थी वो एक गर्ल थी, जाहिर सी बात है. उसके साथ नो, बिहोल्ड का मतलब होता है देखना. तो कह रहे हैं ज़रा गौर से आप इसको देखें, लुक एट हर. ओके, बिहोल्ड का मतलब कुछ देखना. सिंगल इन द फील्ड. सिंगल का मतलब है वो अपनी फील्ड में, अपने खेत में, अपने फार्म में बिल्कुल अकेले मौजूद है. और इट्स अ वैली. तो वैली कैसी होती है? हर तरफ पहाड़ होते हैं, ऐसी होता है, और बीच में एक होता है वैली बनी हुई. तो वैली खुद भी एक अलोन चीज़ होती है पहाड़ों के बीच में, और वहाँ पे एक लड़की और ऑल अलोन अपनी फील्ड में खड़ी हुई है. यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस. अब यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट से वर्ड हैं. एक आपके पास यॉन है, एक आपके पास लैस है. कुछ गेस करके मुझे बता सकते हैं यॉन का मतलब क्या होता है? यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस. यस, एक यंग लड़की, और हाईलैंड का मतलब जो पहाड़ों पे ही रहती है. राइट, यंग गर्ल, बिल्कुल ठीक. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ. व्हाट इज शी डूइंग इन द वैली, सॉरी इन द फील्ड? शी इज रीपिंग, काम कर रही है, क्रॉप्स को कट कर रही है, लगा रही है, एंड शी इज सिंगिंग. स्टॉप हेयर और जेंटली पास. अब वो बाकी लोगों से कह रहे हैं कि भाई या तो आप यहाँ रुक के मेस्मराइज हो जाएं इस गाने से, इसको सुने, तंग ना करें, सीन को डिस्टर्ब ना करें, वरना फिर जेंटली पास. जेंटली पास का मतलब है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी कुछ शोर शराबा किए बगैर आप यहाँ से आगे गुजर के चले जाएं. इफ़ यू वांट टू स्टे हेयर, लिसन टू हर, यू आर मोस्ट वेलकम. मगर अगर आप इसके अलावा कुछ और करना चाहते हैं तो जेंटली पास से कहीं और जाके करें. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन. क्या कर रही है? सारे काम अलोन कर रही है. कट करती है अपने ग्रेन को, उसके बाद बाइंड भी करती है, बंडल्स भी उनके खुद ही बना रही है. बट कुछ भी काम कर ले, इसका गाना ख़त्म नहीं हो रहा. एंड सिंग्स अ मेलैंकोली स्ट्रेन. अब ये स्ट्रेन आपके पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स में भी आता है, सेक्शन बी के अंदर. स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? वो मेलैंकोली स्ट्रेन इनको सिंग कर रही है. सिंग से बताएं मुझे, स्ट्रेन का मतलब क्या होगा? क्या चीज़ सिंग कर रही है? वो सॉन्ग सिंग कर रही है. एग्जैक्टली. तो स्ट्रेन का मतलब आपके पास है सॉन्ग, पोम, पोएट्री. ठीक है. और वो मेलैंकोली सॉन्ग है, तो मेलैंकोली का मतलब इट्स सैड, इट्स फिल्ड विद सॉरो. एंड हाउ डज ही नो दैट? वो लड़की तो गैलिक में गा रही है, ही इज इंग्लिश स्पीकिंग. हाउ डज ही नो इट्स अ सैड सॉन्ग? ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी वर्ड्स. उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक, बिकॉज ऑफ द वे शी सिंग. कभी कभी हम भी किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स को सुनते हैं, हर एक्सप्रेशंस, एग्जैक्टली उन तमाम चीज़ों से वी ऑल्सो गेट अ फीलिंग ना कि ये गाना कोई बहुत उसका नहीं है, थोड़ा सा सैड सॉन्ग है. उसकी टोन अलग होती है, उसको पढ़ने का स्टाइल अलग होता है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड. पहले उन्होंने कहा था बिहोल्ड हर, उसको देखो. अब वो कह रहे हैं ओ लिसन, कह रहे हैं कि ज़रा गौर से सुनो. फॉर द वेल प्रोफाउंड, क्योंकि उसका जो गाना है, उसकी जो सॉन्ग है, वो पूरे के पूरे वैली में गूंज रही है. प्रोफाउंड का मतलब है द होल वैली इज लिसनिंग टू द सॉन्ग, एको कर रही है. यस. अब राइट हेयर दिस इज़ अ हाइपरबोल. क्यों? क्योंकि असल में शायद ये नहीं हो रहा, लेकिन वो ये बताने के लिए कि गाना कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मेस्मराइजिंग है, ही सेइंग कि चारों तरफ आवाज़ गूंज रही है उसकी. ठीक है. इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. हर जगह आवाज़ घूम रही है. ठीक है भाई. Here we have the difficult words as well that you people can see. Next stanza पे चलते हैं. No nightingale did ever chaunt. अब पोएट कंपैरिजन कर रहे हैं. जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सी पोएटिक डिवाइसेस होती हैं कंपैरिजन में यूज़? मेटाफोर या फिर सिमिली. बिल्कुल ठीक.
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट. चॉन्ट का मतलब क्या होगा? नाइटिंगेल का मतलब क्या होता है? किसी को पता है कौन सा बर्ड होती है नाइटिंगेल? ये बुलबुल. ओके. एंड इट्स फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल mesmerizing एंड वेरी calming वॉइस. अब कह रहे हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट. चॉन्ट का मतलब क्या हुआ? क्या करती है नाइटिंगेल? बर्ड्स क्या करेंगी? मारेंगी किसी को जाके. व्हाट वुड चॉन्ट मीन? चॉन्ट का मतलब क्या हो सकता है? सिंग करेंगी. यस एग्जैक्टली. तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये लड़की इतना ब्यूटीफुल और मेलोडियस वॉइस में गाना गा रही है, ऐसा गाना तो कभी किसी नाइटिंगेल ने भी चॉन्ट कभी सिंग नहीं किया होगा. इट वेलकम्स द वेरी बैंड ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉर्न. यानी कि जो डेजर्ट के अंदर ट्रैवलर्स होते हैं, जो आपके लोग मुसाफिर होते हैं, उनको वेलकम करने के लिए नाइटिंगेल गाने गा रही होती हैं. ठीक है. तो कह रहे हैं कि टायर्ड ग्रुप्स ऑफ ट्रैवलर्स को. लेकिन कह रहे हैं कि वो गाना जिसके बारे में लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं नाइटिंगेल के, अगर यू कंपेयर दैट सॉन्ग विद दिस गर्ल्स सॉन्ग तो फिर कोई मुकाबला ही नहीं है. नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट. इतना खूबसूरत गाना कभी किसी नाइटिंगेल ने भी नहीं गाया. ठीक है एवरीवन. अब यहाँ पे कौन से डेजर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं? अरेबियन सैंड्स. अरेबियन सैंड्स का मतलब क्या है? उन सहराओं में. दुनिया में सबसे ज़्यादा डेजर्ट मिडिल ईस्ट में ही है. राइट. इट्स एंटायरली अ डेजर्ट. तो शेडी हॉर्न का मतलब जब वो किसी दरख्तों के नीचे या किसी ठंडी जगह पे सहरा के अंदर बैठते थे, तो द नाइटिंगेल वुड वेलकम देम इन द डेजर्ट. ठीक है. अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड. कह रहे इतनी थ्रिलिंग. अब थ्रिलिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस जो कि आपके अंदर एकदम से कुछ जगा दे, आपको एक्साइट कर दे. तो कह रहे इतना ज़बरदस्त गाना कभी किसी ने नहीं सुना स्प्रिंग टाइम में कुकू बर्ड्स के सी. अब एक और कंपैरिजन हो रहा है कुकू बर्ड से. कुकू बर्ड क्यों मशहूर हैं? जब भी स्प्रिंग सीजन आता है दे वेलकम इट बाय देयर सॉन्ग्स. लेकिन कह रहे हैं उनके सॉन्ग्स और इस लड़की का सॉन्ग अगेन नो कंपैरिजन. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फादर्स एंड ब्राइड्स. कोयल. बिल्कुल जी. और कह रहे हैं इस लड़की का जो गाना है इट्स अ सॉन्ग दैट जस्ट इज ब्रेकिंग द साइलेंसेस फार एंड वाइड. यानी कि हर तरफ फैलता चला जा रहा है. स्कॉटलैंड का जिक्र कर रहे हैं. हेब्राइड्स का मतलब होता है हमारे पास आइलैंड. तो कह रहे हैं स्कॉटलैंड के दूर दराज उसके आइलैंड, उसके सीज, हर जगह की खामोशी को कौन तोड़ रहा है? इस लड़की का ये सॉन्ग विच इज़ फार मोर ब्यूटिफुल दैन द नाइटिंगेल जो कि डेजर्ट के अंदर गाने गाती हैं, एंड द कुकू बर्ड जो कि स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए करती हैं. आई थिंक मीनिंग्स भी सबको समझ आ चुके हैं. राइट. द नंबर 3. Will no one tell me what she sings? अब for the first time we are thinking कि पोइट थोड़े से परेशान हो रहे हैं because the song is so beautiful, the melody is so mesmerizing. He wants to know कि ये गाना किस बारे में है. कभी कभी हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे तो we are curious about it, right? कि वो क्या है, वो कहाँ से आई है, वो कैसी है. तो that's what he is thinking. He is now being curious ताकि पता चले कि ये इतना खूबसूरत गाना है किस चीज़ के बारे में. अब वो खुद से assume कर रहे हैं. Perhaps the plaintive numbers flow. वो क्या कह रहे हैं कि perhaps का मतलब हो सकता है, numbers का मतलब अगेन यहाँ पे क्या है? सॉन्ग का जिक्र हो रहा है. plaintive number का मतलब क्या होगा? कौन से सॉन्ग्स हैं? का मतलब बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा उदासी की हो, हार्ट ब्रोकन हो, उसको हम plaintive कहेंगे. sorrowful. एग्जैक्टली. तो कह रहे हो सकता है कुछ उदास सैड सॉन्ग्स गा रही हो. किस चीज़ के बारे में? फॉर ओल्ड अनहैप्पी एंड फार ऑफ थिंग्स. यानी कि ऐसे सैड सॉन्ग्स जो कि ओल्ड बहुत पुरानी मेमोरीज, अनहैप्पी बुरी यादें, और फार ऑफ थिंग्स का मतलब दूर दराज, यानी कि जो आपके ड्रीम्स और गोल्स आपके कहीं रह गए पीछे माजी में, मैं भी उनको याद करके गा रही है. एंड बैटल्स लॉन्ग अगो. लेकिन हो सकता है किसी बैटल्स के बारे में भी हो जो जंगें लड़ी होंगी इन लोगों ने, उन हीरोज़ के बारे में, उन सक्सेस और फेलियर्स के बारे में. और इज़ इट सम मोर हम्बल ले. लेकिन कहने के हो ये भी सकता है कि इन तमाम चीज़ों से हट के इट्स अबाउट सम हम्बल ले. हम्बल का मतलब क्या होता है? हम्बल का मतलब होता है सिंपल. राइट. हम्बल का मतलब होता है बहुत ही सादा. इसी को बोलते हैं हम्बल. तो कहने के हो सकता है इन तमाम, ना कोई बहुत बड़ी बैटल्स हो, ना कोई ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज हो, कोई हम्बल ले, कोई ऑर्डिनरी, कोई सिंपल सी चीज़ हो. एग्जैक्टली. यानी कि कोई रोज़ ज़िंदगी गुजरने वाली जो आपकी चीज़ें होती हैं डेली रूटीन की, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ के बारे में हो. सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन. यानी कि कोई नेचुरल सॉरो, किसी की डेथ, किसी का चला जाना, इस तरह की चीज़ों. कोई पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन. यानी कि कोई ऐसी ऑर्डिनरी सी चीज़ जो कि ज़िंदगी में होती रहती है अक्सर और आगे भी होगी. ठीक है. ये सब इतना सोचना क्यों पड़ रहा है इनको इस बारे में?
because the song is in Gaelic. So next पे चलते हैं. Whatever the theme the maiden sang, अब कह रहे हैं भाई जो भी थीम हो, चाहे वो battles के बारे में हो, far off things हो, ordinary matters हो, कोई भी चीज़ हो, whatever the theme, the maiden sang. अब maiden कौन होगी, कौन गा रहा है, ये लड़की गा रही है, एक यंग गर्ल गा रही है, तो maiden का मतलब भी क्या है, एक लड़की. ठीक है. As if her song could have no ending. कह रहे हैं कि जो भी थीम हो, लग ये रहा था कि उसका ये गाना कभी ख़त्म नहीं होगा. यानी कि कोई अच्छी चीज़ जब होती है तो वी वांटेड टू कंटिन्यू गोइंग एंड गोइंग एंड कि हमको कभी ख़त्म ना हो, ऐसे ही होता. तो कह रहे हैं इस गाने को भी ऐसा लगता है कि इसकी कोई एंडिंग नहीं है, कि इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग, ग्रो करता ही रहेगा. आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क. जब वो काम कर रही थी तब मैंने उसे गाते हुए देखा. एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, जब वो सिकल अपने फार्मिंग के टूल्स को यूज़ कर रही थी, बैंड करके काटने के लिए, तब भी गाना गा रही थी. आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल. अब अपने बारे में क्या बता रहे हैं, ही इज़ सो मच इमोशनली कह सकते हैं मूव्ड बाय द सॉन्ग, कि वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रहे हैं. ही इज़ मोशनलेस एंड स्टिल. जब आप किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा असर में आ जाते हैं तो फिर आप उसको स्केप नहीं कर पा रहे होते. तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी कह रहे हैं ये गाना और जो इसका इफेक्ट है, ही कैन नॉट एस्केप दैट. उनके इमोशंस बिल्कुल ओवर द सरफेस आ चुके हैं. ही इज़ जस्ट सिटिंग देयर मोशनलेस, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं. ही इज़ जस्ट लिसनिंग टू द सॉन्ग एंड द ब्यूटी ऑब्वियसली दैट सराउंड्स इट. एंड एज आई माउंटेड अप द हिल. आप क्या कह रहे हैं कि जैसे मैं इस गाने को, गाना तो चलता रहा, लेकिन कह रहे हैं वो गाना सुनने के बाद जब मैं हिल के ऊपर चढ़ के वापस जा रहा था, ही वॉज इन अ फील्ड, वहाँ से जब वापस अपने घर जा रहे थे, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर. कह रहे हैं ये म्यूज़िक जो है ये मेरे दिल में हमेशा के लिए बोर होके रह गई. बोर इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ बेयर. बेयर का मतलब होता है कुछ रखना, कुछ कहीं रखना करके, राइट. तो कह रहे हैं कि ये म्यूज़िक भी मेरे दिल में हमेशा के लिए जाके एक जगह पे सेफ होके रह गई. इट्स प्रिजर्व फॉर एवर. लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर. यानी कि जब इन्हें ये गाना सुनाई भी नहीं दे रहा, ही इज़ नॉट इवन इन स्कॉटलैंड, बट ही स्टिल रिमेंबर्स कि वो गाना कैसा था. ही स्टिल रिमेंबर्स कि वो इमोशंस कैसे थे. इट्स हैज़ बिन विद हिम टिल दैट टाइम, फ्रॉम दैट टाइम. ठीक है एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है. लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, यस, बिल्कुल जी. गुड जॉब, perfect. And with this, everyone, we have ended the poem. We'll be meeting in a new video very soon to cover another new topic. जब तक अपना ख्याल रखिए. Have a good day. Have a good life. Don't forget to like and subscribe the channel. I'll meet you in the next video. Allah Hafiz. Take care.